नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी नौकरी में। दोस्तों यहाँ पे हम आ गए हैं बीपीएससी टॉपर के यहाँ। इनका जो रैंक है 55 आया है। इनका नाम जो है रिया नाम है और इनको पहले मिला था फायर ऑफिसर, लेकिन कुछ बीपीएससी के रिजल्ट में त्रुटि थी, तो उसको सुधारने के बाद इनका जो है चेंज किया गया है पोस्ट, और पोस्ट जो है एडीएमओ का मिला है, असिस्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर। तो सबसे पहले बहुत बहुत हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं हमारे दर्शकों की तरफ से। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सर, जैसा आपने बताया, मेरा नाम रिया है। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुज़फ़्फ़रपुर के सेंट्रल स्कूल से की थी। उसके बाद सर 4th क्लास के बाद से मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गई थी। तो वहाँ पे मेरी 10th 12th सब सेंट्रल स्कूल गुड़गांव केंद्रीय विद्यालय संगठन। और उसके बाद से मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी और पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही किया है सर। और उसके बाद से मैं एग्ज़ाम्स की सिविल सर्विसेज की तैयारी में लगी थी, और यूपीएससी में मैंने अटेम्प्ट्स दिए तो वहाँ पे क्लियर नहीं हो पाया। फिर बीपीएससी में क्लियर हो गया फॉर्चुनेटली। अच्छा, आप अपना एक फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा-सा बता दीजिए। सब मैं अपने घर में इकलौती लड़की हूँ, और मेरे फादर वहाँ पे व्यवसाय करते हैं, जो हमारी फ्रूट्स वेजिटेबल्स और कोरियर की सर्विसेज की दुकान है। और सब मेरे परिवार में हम 4 लोग हैं, मेरे माता पिता और मेरे दादाजी और मैं, बस। एक बात और बताइए, ये तो हो गया आपके पिताजी जो बिज़नेस करते हैं, खेती से रिलेटेड उनका दुकान है। तो आपके मन में क्या आया कि सिविल सर्विसेज़ क्यों जॉइन करें? क्या इसके पीछे मोटिव था, थोड़ा ज़रा बताइएगा? सर, मेरे पिताजी ने शुरू से मुझे इस दिशा की ओर दिखाया था कि ये बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है, और बहुत ही सम्मान इसमें इस सर्विस से एसोसिएटेड है। आप सैलरी प्राइवेट सेक्टर में भी है, पर सर जो प्रेस्टीज इस जॉब्स में है उनमें, वो सिविल सर्विसेज में जो आपको मिलता है, डाइवर्सिटी जो जॉब की है, वो किसी और सर्विसेज में नहीं है। और सर उसके अलावा मैं जहाँ रहती हूँ तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो रेजिडेंट है वो एक्स सिविल सर्वेंट्स हैं, तो उन्हें देख के ऐसा रहता था कि मुझे भी इनके जैसा बनना है। तो इस वजह से ये मेरी मतलब जो मेरे इस डिसीजन के पीछे यही बैकग्राउंड है। अच्छा, एक बात आपने जैसे बताया कि आप बाहर में थी और इसका प्रिपरेशन करने के लिए आप घर पे आ गई। तो जैसे कि मैं ये देख सकता हूँ, मुज़फ़्फ़रपुर का ही एक गाँव है। तो आप गाँव में यहाँ पे क्यों हैं? वहाँ शहर में छोड़ के गुड़गाँव में आप अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ भी आते तो आप पटना जा सकते थे। घर पे क्यों किया? इसके पीछे का मोटिव क्या था और कारण क्या था? दर्शकों को बताइए, क्योंकि कई लोग जो है वो भीड़ में जाना चाहते हैं कि भीड़ में जाके पटना में ही रहे। उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। घर से भी तैयारी कर सकते हैं। तो ज़रा ये बताने का दर्शकों को कोशिश कीजिए। सर, मैंने स्टार्टिंग की अपनी तैयारी वहीं से की थी, गुड़गांव से ही। लेकिन सर मुझे लगा कि अब तो सारी सोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो और हमारा वहाँ पे सर फैमिली के साथ रह के थोड़ा सा ऐसा रहता है कि घर में जो भी सिचुएशन प्रॉब्लम्स आ रही है, उनका आप पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैंने इसलिए अपने आप को सोचा कि मैं थोड़ा सा अलग रह के, तो उसके लिए मुझे कहीं कोचिंग सेंटर या कहीं भी रहने की ज़रूरत नहीं लगी। मुझे लगा कि सारे सोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो मैं कहीं से भी तैयारी कर सकती हूँ। इसलिए मैं अपने गाँव आई, और सर मुझे बहुत दिन बाद गाँव में रहने का मौका भी मिला था, तो मैं रह नहीं सकी थी कभी पहले, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं गाँव से ही तैयारी करूँगी। हाँ, तो काफ़ी बढ़िया। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे कि आप रूम में रह के पढ़ाई करते हैं या बाहर, जैसे आप गाँव आए तो हो सकता है कि आपको गाँव का नेचर पसंद हो, इसके लिए आएँ। तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि आपको जो और लोगों के लिए ये कितने हद तक सही रहेगा, एस्पिरेंट्स आने वालों के लिए? क्या उनको चूज़ करना चाहिए? अब सर ऑनलाइन सोर्सेज इतने अवेलेबल हैं कि आप कहीं भी नहीं जाएंगे तब भी कुछ कोई ऐसा कुछ आप लॉस नहीं होगा आपका। आप घर बैठे बैठे भी तैयारी कर सकते हैं सर, सारे सोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है। मैंने भी प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट से लेके और इंटरव्यू के सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ किया, और उससे मुझे सफलता मिली। काफ़ी बढ़िया। अच्छा, एक बात और बताइए कि आपने जो तैयारी की थी प्रीलिम्स के लिए क्या, मेंस के लिए क्या, ये सब के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताने का कब कष्ट कीजिए। सर प्रीलिम्स की जो बुक लिस्ट होती है वो स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम होती है। उसके अलावा एनवायरनमेंट के लिए और इकोलॉजी, इन सब के लिए सब शंकर आईएएस की जो बुक्स होती हैं वो सब है। उसके अलावा सब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान दिया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने अच्छे से एनालाइज किया था, और उसके उसके आसपास की जो भी इन्फॉर्मेशन, अगर वो एक क्वेश्चन है तो उसके ऑप्शंस को भी एनालाइज करके उस तरीके से मैंने अपने प्रीलिम्स की तैयारी की थी। और सर क्योंकि मेरे प्रीलिम्स जो था वो मेरा वीक पॉइंट था, मैं पहले भी 2 बार फ़ेल हो चुकी थी उसमें, तो इसलिए मुझे उससे थोड़ा डर लगता था। तो मैंने प्रीलिम्स की बहुत अच्छे से तैयारी की थी, और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और उसके अलावा से मैंने मॉक भी दिए थे, 6-7 मॉक टेस्ट भी दिए थे प्रीलिम्स के लिए, तो उससे प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। मेंस के लिए सर जब प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया तो
मेंस के लिए मैंने जो एडुटेरिया का मॉक टेस्ट जो था जीएस के लिए वो ज्वाइन किया था, और बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला एक ऑनलाइन चैनल है, उनके मैंने एसए का जो कोर्स था वो लिया था। वहाँ पे रोहित सर ऐसे कराते हैं, तो उससे बहुत हेल्प मिली थी मुझे रियल जो एग्जामिनेशन कंडीशन में ऐसे लिखने में भी। और मुझे लगता है कि सर ऐसे का अब तो बहुत बड़ा रोल है, तो उनके इनपुट से और जो एडुटेरिया के जो मॉक से जो ऑनलाइन मॉक देती थी उसके इनपुट से मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। अच्छा, मेरे मन में आपके लिए 2-3 सवाल आ रहे हैं जो एस्पिरेंट्स के मन में भी उठता है, कई लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, उससे रिलेटेड मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। तो पहले तो एक ये है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, तो आप एक साथ कर रहे हैं या अलग-अलग कर रहे हैं? तो इसको कैसे करते हैं ये बताइए? और भी सवाल हैं। सर स्टार्टिंग की प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड होती है कि आप प्रीलिम्स मेंस के लिए आप एक टॉपिक पढ़ते हैं, तो आप उसी के लिए प्रीलिम्स में अलग तरीके के सवाल आ सकते हैं, मेंस में अलग तरीके के सवाल आ सकते हैं। लेकिन सर जब कोई भी पेपर पास आ जाता है, जैसे अगर प्रीलिम्स पास आ गया, तो हम थोड़ा सा अपना जो तैयारी का डायरेक्शन है उसको फैक्चुअल कर लेते हैं, प्रीलिम्स के हिसाब से थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं। और वही चीज़ अगर मेंस में एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए तो हम उसको थोड़ा एनालिटिकल देखते हैं। तो ये अंतर होता है, अदरवाइज़ टॉपिक वही है, इशू वही है। क्वेश्चन क्योंकि क्वेश्चंस अलग तरीके से पूछे जाते हैं, तो इस हिसाब से हमारी तैयारी जैसे एग्ज़ाम पास आता है उस हिसाब से शिफ्ट कर ली अच्छा, जाती है। एक और बात बताइए कि कई लोगों को प्रॉब्लम होता है एस्से में, क्योंकि पहले इसमें एस्से का ऐसा नहीं था, अभी तो है एस्से आ गया है, थोड़ा लेंदी भी है। तो इसके बारे में ज़रा बताइए, यूपीएससी के लिए भी कैंडिडेट जो है या बीपीएससी के लिए है, तो एस्से राइटिंग कैसे करें? आपने ये सब परीक्षा को पास किया है, इसमें आपको अच्छा रैंक मिला है, तो ज़रा आप बताने का कष्ट कीजिए कि कैसे इससे वो किस तरीके से शॉर्ट में जो आप थोड़ा बताना चाहें दर्शकों को, ज़रूर बताइए। सर ऐसे काफ़ी सब्जेक्टिव पेपर है, तो इसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। आप कोई कितने भी टॉपिक आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं, आपको नहीं पता है कि एग्ज़ाम में कैसा टॉपिक आएगा। तो आपकी तैयारी इस तरीके की होनी चाहिए कि आप कोई सा भी टॉपिक आ जाए आप उस पे ऐसे लिखने के लिए सक्षम हो। तो सर जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने ऐसे का कोर्स ज्वाइन किया था बीसीडब्ल्यू कॉन्सेप्ट वाला पे, तो वहाँ पे रोहित सर हमें इसी तरीके से सिखाते हैं कि आप जो भी ऐसे आ जाए आप उसको टैकल करने के लिए वो सक्षम हो, और उसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। तो सर मैंने कम से कम फाइनल ऐसे से पहले 25 एक ऐसे अपने घर पे लिख के देखा था, तो उससे एक फ्लेयर डेवलप हो जाता है, एक राइटिंग अच्छा, स्टाइल बन आप जाता है। ज़रा ये राइटिंग स्टाइल तो बन जाता है, ज़रा आप बता सकते हैं कि स्टैंडर्ड जो आपने आपके हिसाब से स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए इसे लिखने के लिए? मतलब शॉर्ट में, जैसे कि पहले इंट्रोडक्शन देना चाहिए, फिर कौन से इम्पैक्ट से हम सोचेंगे, कौन सा उसके अंदर मोड़ दें कि इकोनॉमिक से रिलेटेड क्या होगा, इसमें सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इस टॉपिक के लिए, या फिर आगे जो होगा अदर चीज़ें जो है, जो अभी इसमें करंट इवेंट्स क्या चल रहा है, तो किसको कहाँ पे डालना चाहिए और कैसे क्या करना चाहिए, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जी। जो ज़्यादा अच्छा तरीके से हम बना सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें पता है, जीएस हम पढ़ रहे थे, हमारे पास लगभग लगभग सारी चीज़ों की नॉलेज है, जी, जी। लेकिन कुछ फिलोसफिकल चीज़ें आ जाती है, तो उसमें एक जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ज़रा ये बताइए इसके बारे में। सर ऐसे के लिए, ऐसे क्योंकि अब बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है एग्ज़ाम में, बीपीएससी में भी, और सर यूपीएससी में भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर ऐसे का होता है। तो सर मुझे लगता है कि ऐसे में सर इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए वो काफ़ी कैची होना चाहिए। तो आप किसी भी टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हो तो एग्जामिनर को आपका ऐसे पढ़ने में इंटरेस्ट आना चाहिए, क्योंकि आप इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि हम किसी भी ऐसे को एनेक्डोट से स्टार्ट करें, कोई स्टोरी से स्टार्ट करें, महाभारत रामायण से, इनके किसी भी, अगर हम इसको किसी भी टॉपिक से लिंक कर सकते हैं तो हम उसको वहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर बॉडी पर सर, जो बॉडी जो ऐसे की होती है वो मल्टी डायमेंशनल, जितनी ज़्यादा आप डायमेंशन खोल सकते हैं वो उतना अच्छा रहेगा। जैसे पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल। तो अगर आप इतने डायमेंशंस को खोल पाते हैं तो ये एक आपका एक ब्रॉड माइंडसेट और काफ़ी ओपन ये दिखा रहा है कि आप कितने क्रिएटिव हैं। और सर कंक्लूजन जो होता है वो आपको एक तरीके से ट्राई करना चाहिए कि आप एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन दें, एक पॉजिटिव कंक्लूजन में उसको एंड करें। और क्योंकि सर कंक्लूजन भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मार्क्स जो है वो कंक्लूजन पढ़ने के बाद ही मिलेंगे, तो इसलिए तीनों एस्पेक्ट पे अलग अलग फोकस होना चाहिए। और ऐसे इस तरीके से मुझे लगता है कि आप किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिख सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, एस्पिरेंट जो काफ़ी सुंदर वेब सीरीज़ टीवी द्वारा बनाई गई थी, उसमें भी बताया गया था कि उसमें जो है उसके जो मेन जो मुख्य पात्र हैं उन्होंने प्रोटैगनिस्ट जो है उन्होंने वो बताया था कि उनके अंदर ये प्रॉब्लम था कि वो सारी चीज़ को नेगेटिव वे में ले रहे थे। तो उनके अंदर ये चेंज आया, शिफ्ट आया कि वो थोड़ा पॉजिटिव चीज़ के बारे में भी उन्होंने बताया। और जैसे कि मैम ने बताया कि डायनामिक जो है ये उसमें होना चाहिए, स्टैटिक नहीं। तो ये तो पूरा पेपर ही तैयारी भी है जो पूरा स्टैटिक तो अब रहा नहीं पहले की तरह, अब तो डायनामिक है, तो इसके हिसाब से आपको रहना चाहिए। और अगर आप अपने आप को सोच रहे हैं कि रूम में बंद करके करेंगे तो ऐसा नहीं है। और भी मैंने कई इंटरव्यू लिए, वो लोग भी यही बोलते हैं कि सिर्फ आप सोच रहे हैं कि रूम में बंद करके सारा चीज़ कर ले, तो ऐसा नहीं है, आपको सारी चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए।
आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि सर आप जितना भी यूट्यूब पे ही है, आप जितने भी चैनल, न्यूज़ चैनल या इन सबको फॉलो करेंगे, आप अपने आसपास जो चीज़ें देखते हैं, वो उन सब चीज़ों को आप कहीं ना कहीं, अगर आपने देखा है तो आप रिलेट कर पाएंगे। तो ये सर GS1 में अगर कम भी काम आते हैं, तो GS2 और ऐसे में तो सर बहुत ज़्यादा काम आते हैं। आपने कुछ देखा, किसी ने कुछ ऐसा काम किया जो काफ़ी उसकी ऑनेस्टी को दर्शाता है, तो हो सकता है कि आप अपने ऐसे में उसको एनेक्डोट बना के और उससे अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सर इसलिए आप बंद कमरे में रह के अब प्रिपेयर करने का सर उस तरीके का सिलेबस या उस तरीके का एग्ज़ाम नहीं रह गया है अब ये। और एक और बात बताना चाहते हैं, तो ऐसे मतलब घूमने का नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, मैम से मेरी पहले भी बात हुई तो उन्होंने भी शेयर किया था। जैसे कि कई लोग क्या करते हैं कि इतना सारा चीज़ हो गया, कन्फ्यूज़ जाते हैं कि सारे जगह से मटेरियल से ले रहे हैं कि मैं इससे भी पढ़ूँगा, उसका भी पढ़ लूँगा, इतना सारा मैं मटेरियल से ले लूँगा। इतना ज़्यादा आप करेंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। उसके बाद आपको टेंशन के मारे आपको एंग्ज़ायटी भी हो सकती है एग्ज़ाम के टाइम कि ये कहीं ये पढ़ा था, कहीं वो पढ़ा था। इधर से पढ़ेंगे तो आपको तैयारी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इसके बारे में आप जो बता रही थी पहले, वो भी थोड़ा बताइए? सर मैं ये कह रही थी आपसे कि आप अगर किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एक जगह से प्रिपेयर कर लीजिए उसे, एक बार आप उसके नोट्स बना लीजिए, आप उस चीज़ को समझ लीजिए और फिर सर आप उसी सोर्स पे ट्रस्ट करिए। आप बार बार सोर्सेज चेंज करेंगे तो उससे क्या होगा, आपको ना ये याद रहेगा ना पहले वाला याद रहेगा। और फिर सर अगर आप एग्ज़ाम में उस चीज़ को लिख नहीं पा रहे हैं, तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए अगर आप जितना मिनिमम सोर्सेज फॉलो करेंगे, उतना आपके लिए एग्ज़ाम में लिखना या फिर प्रीलिम्स में उसको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन ढूंढ पाना आसान हो जाएगा, ये कह रही थी मैं। तो यहाँ पे मैम का जो फुटेज वगैरह है, और जैसे भी बात किया मैम ने कि मॉक बहुत सारे दिए थे, तो आपको भी अगर टेंशन होती है कि एग्ज़ाम की, तो उसके भी मॉक जो है उसके मैं कुछ फ़ोटोज़ और फुटेज अभी इसमें लगा दूंगा। अभी आपको देखने को मिलेंगे कि कैसे कैसे नोट्स है। नोट्स जो है काफ़ी सुंदर मैम ने बनाए हैं, और कैसा एक मॉक होना चाहिए, जो आपको एक थोड़ा अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस टाइप से होना चाहिए। रिफॉर्म्स का है, या फिर ये G20, इंडिया G20 का इशू था, डिजिटल पब्लिक गुड्स का, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब का सर मैं तो एक बात और बताइए आप कि आने वाले दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? यस सर। सर सबसे पहले तो अगर फेल हो जाते हैं तो उससे थोड़ी निराशा तो होती है, लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली एफर्ट करते रहेंगे तो सफलता मिल जाती है, क्योंकि सर मैंने भी पहले ऐसा फेस किया है, तो हो जाता है। सर उसके अलावा बेसिक यही है कि अगर आप जितने मिनिमम सोर्सेज फॉलो करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली। हम कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट देने के चक्कर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपको वो आइडिया दिलाते हैं कि एग्जामिनर कहाँ से पूछने में इंटरेस्टेड है। और अगर इस बार ये क्वेश्चन आया तो आप इनफैक्ट प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि इससे इस टॉपिक से संबंधित और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आपकी एक 360 डिग्री प्रिपरेशन हो जाती है। ये सर ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है कि जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है या फिर कुछ भी। अच्छा, एक बात और बताइए कि आप करंट अफेयर्स का कैसे तैयारी करते थे? उसके लिए क्या करते थे? जी सर। सर करंट अफेयर के लिए मैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ती थी, वो भी डिजिटल वर्जन में। और सर उसके अलावा अगर मुझे कोई ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, तो उसके लिए राज्यसभा टीवी पे डिबेट आते हैं, पर्सपेक्टिव, वो देख लो आप। या फिर एक पलकी शर्मा मैम है, जर्नलिस्ट, फर्स्ट पोस्ट की, वो भी काफ़ी अच्छे से न्यूज़ को एनालाइज करती हैं। तो उनसे भी उनका जो एनालिसिस होता था, उससे भी काफ़ी मदद मिलती थी एक ओपिनियन फॉर्म करने में, जो कि आपको मेंस इंटरव्यू दोनों जगह काम आती है। अच्छा, ये तो हो गई। इसके बाद आप ज़रा बताइए कि एनसीईआरटी आपने पढ़ा था, एनसीईआरटी से कि कोई और बुक लिया था, या एनसीईआरटी के लिए जो एक बुक आते हैं कई सारे पब्लिकेशंस की, ओसवाल वगैरह की, या जो भी आती है, तो आपने क्या किया था उसमें, ये ज़रा बताइए? सर मैंने एनसीईआरटी की बुक्स ही पढ़ी थी, मैंने उसके लिए कोई पब्लिकेशन की बुक नहीं। मैंने एनसीईआरटी के जैसे ज्योग्राफी में 11th-12th की, और हिस्ट्री में सर क्योंकि थोड़ा हिस्ट्री के भी 11th या फिर 6th 7th 8th, ये क्योंकि 6th 7th में एंशंट और मेडिवल कवर हो जाता है। उसके अलावा सर बाकी जो बुक्स हैं वो सबकी स्टैंडर्ड है, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सभी लोग पढ़ते हैं, तो मैंने भी वही किया था। सर जहाँ तक बात रही मे तो इससे प्रीलिम्स हो जाता है, और आप अगर आप इसके साथ सप्लीमेंट कर लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो उससे हो जाएगा। और सर बाकी उसके बाद मेंस की बात रही जहाँ तक, तो मेंस में सर एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। अगर आप फैक्चुअल नहीं भी इतना जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर एनालिसिस करना उसमें इंपॉर्टेंट है। तो सर उसके लिए आप न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल्स होते हैं, या फिर जो यूट्यूब पे मैंने चैनल्स बताए, उनसे भी काफ़ी ज़्यादा ओपिनियन, एक एनालिसिस आ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो मेंस एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करता है। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। एक बात और आप बताइए कि आपको मतलब कि कौन सा चीज़ टफ लगता है इस सारे में? आपको प्रीलिम्स टफ लगता था, या जीएस 1, जीएस 2, या एसए बोल सकते हैं, या फिर
इंटरव्यू, आपको किस में ज़्यादा डर लग रहा था या किससे आपको लगा कि ये प्रॉब्लम हो सकता है या प्रॉब्लम दिया एक्चुअल में, ये ज़रा बताएं। मुझे प्रीलिम्स ही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है और प्रीलिम्स ही निकालने में मुझे टाइम लगा। बाकी मेंस और इंटरव्यू मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं थे। मेंस मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट एफर्ट में हो गया। लेकिन सब प्रीलिम्स में, क्योंकि वो काफ़ी फैक्चुअल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, या तो आता है या फिर नहीं आता। तो इस वजह से मुझे प्रीलिम्स से ही सबसे ज़्यादा डर लगता है। अच्छा, इसमें ये डर लगता है, और उसमें अब क्या गलती थी जो कर रहे थे, आप ज़रा बता दीजिए कि आने वाले दर्शक जो है, एस्पिरेंट्स जो है, जो भी वो गलती ना करें, और आपने उससे जो सीख लिया वो ज़रा बताइए। सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इग्नोर करना एक बहुत बड़ी गलती होती है। सर, उसके साथ साथ मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो करना, वो भी एक गलती है। और सर, अगर आप मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उसकी ड्यू इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, तो वो आप कहीं ना कहीं गलती करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो मॉक टेस्ट का इतना बड़ा क्रेज़ होता है कि मैंने इतने मॉक टेस्ट दिए, नंबर पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि 20, 30, 40। लेकिन सर, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और उससे उसमें जो आपने गलती की है उसको नहीं सुधार रहे, तो फिर नंबर गिनने का तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए अगर आप जितने ही दे सके मॉक उतने दीजिए, लेकिन आपने जो ये इंश्योर करिए कि जो आपने गलती पहले मॉक में की है वो चीज़ आप दूसरे मॉक में ना कर पाए। तो ये अगर आप करते हैं, तो मैंने यही गलती की थी। मैं भी नंबर के पीछे भागती थी कि इतने मॉक टेस्ट हो गए, इतने नंबर ऑफ मैंने टेस्ट लगा लिए, अगर और उसके जो गलती की उससे सुधारा नहीं, तो इस वजह से मुझे टाइम लगा सर। बहुत 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 बढ़िया, मैम ने सारे चीज़ के बारे में बताया। तो ये वीडियो मैं एंड करना चाहता हूँ, अगर आप कोई और बात ऐड करना चाहते हैं दर्शक के लिए तो नहीं। नहीं सर, बस सबको सबको बस मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।